सोचो अपनी बॉडी के बारे में, जब तुम एक छोटे से एम्ब्रियो से थे और अब कितने बड़े हो गए हो तुम। सोचा है तुमने कि तुम्हारी जो ये ग्रोथ हुई है इतने टाइम पीरियड में, कि तुम्हारी जो चोटें लगी हैं, तुम्हारी जो इंजरीज थी वो रिकवर करे हो तुम। ठीक है, और उसके अलावा तुम कॉन्स्टेंटली जो तुम्हारी मतलब अभी भी बोलते हैं ना कि 18 years तक यू ग्रो कंटिन्यूसली और हाइट इंक्रीजेस। तो जो तुम्हारी हाइट इंक्रीज हो रही है या फिर तो तुम्हारी बॉडी हील करती है, तुम्हें चोट लग जाए या फिर किसी नोज से वो करती है, तो तुमने सोचा है कभी कि मतलब कैसे ये सब पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल है तुम्हारी सेल साइकिल की वजह से। क्योंकि ये जो तुम्हारे सेल्स हैं ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली दे कीप ऑन डिवाइडिंग डिवाइडिंग डिवाइडिंग। इसीलिए ही तुम्हारी जो बॉडी है वो ग्रो करती रहती है। और ये जो डिवीजन है ये ऐसे रैंडम नहीं है कि अच्छा मन कर रहा है तो आई विल कीप डिवाइडिंग टिल द एज ऑफ 70 years। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक लिमिटेड वो है तुम्हारी साइकिल, जिसमें लिमिटेड ग्रोथ ही होती है, यानी कि लिमिटेड ही सेल डिवीजन होता है, लिमिटेड सेल डिवीजन। अच्छा, अब ये कौन कंट्रोल करता है? कौन बताएगा कि कब तक कंट्रोल मतलब कब तक हमें ग्रो करना है सेल्स को, और कब सेल्स को ये पता चलेगा कि भाई अब हमें ग्रो नहीं करना है? सोचा ना ये सब कि कैसे पता चलता होगा कि अच्छा ग्रो करना है और अब नहीं करना। और अगर कंटिन्यूअसली ग्रो करता ही रहे, वो रुके ही ना, तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा अगर का एक सपोज करो, मतलब ये सब तो दिमाग में आता ही है ना तुम्हारे भी, कि एक बॉडी है किसी, मतलब सपोज करो कि मैं ही हूँ, मेरे जो सेल्स है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं, तो क्या मैं बिल्कुल ही मतलब 100 फीट लंबी हो जाऊंगी क्या? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तुम्हारे सेल्स सिर्फ लॉन्गिट्यूडनली ही नहीं, लैटिट्यूडनली भी ग्रो करते हैं, यानी कि दे ग्रो इन ऑल एस्पेक्ट्स, हर तरीके से वो ग्रो करेंगे। ठीक है, अगर वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहेंगे तो उसको हम जो है एक बीमारी बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन है आज के टाइम पे। तो इतना तो मुझे लग रहा है फ्लू कॉमन नहीं है जितनी ये डिजीज कॉमन है, एंड दैट इज कैंसर। कैंसर की डेफिनेशन क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। इसी को तो हम कैंसर बोलते हैं। अच्छा, अगर ये चलो ठीक है, यहीं तक रखते हैं, वरना हम कहीं और दूसरी डायरेक्शन में निकल जाएंगे, तो वो कभी और करेंगे हम। आज की वीडियो में विल कीप टू द पॉइंट। तो अब हम बिना देरी करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज सेल साइकिल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो टॉपिक मैंने है ये क्यों चूज किया है आज, क्योंकि ये टॉपिक आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, सीडीएस से लेके यूपीएससी हुआ, और इसके अलावा एसएससी, रेलवे, यहाँ तक कि नीट के एग्जाम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपकी क्लास 12th का भी ये टॉपिक है, जहाँ तक मुझे याद है 10th में भी ये टॉपिक है आपका। तो आई वुड से कि ये एक बेसिक ही चीज़ है जो बायोलॉजी में आती ही आती है। आप कोई भी एग्जाम दो, आपको यहाँ से सेल साइकिल से एक क्वेश्चन आराम से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वाई टू टेक रिस्क कि जब हम इतना पढ़ेंगे तो हम ये एक टॉपिक भी क्यों छोड़ें। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम शुरू करते हैं सेल साइकिल। सबसे पहले सेल साइकिल में जो है, अच्छा ये तो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, लेसन ऑब्जेक्टिव्स, ये तो तुम्हें मतलब वीडियो के एंड में खुद समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कितना इसमें से समझ में आया है और कितना नहीं। तो ये टॉपिक, ये स्लाइड हम लास्ट में देखेंगे, तभी पता चलेगा ना कि जो हमारा मोटो था वो हुआ या नहीं, मैंने तुम्हें ये सब पढ़ाया या नहीं। ठीक है, तो ये हम लास्ट के लिए रखते हैं। अब सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी सेल साइकिल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेल साइकिल जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब दो पार्ट्स कौन से? एक इंटरफेस। अच्छा, राइटिंग पे तुम टेंशन मतलब, समझने पे ध्यान दो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा लिखा हुआ। दो फेज है, एक है इंटरफेस और एक है तुम्हारा एम फेज। अब सोचो ये सिर्फ दो ही फेज कैसा होता है सेल साइकिल? उसमें तो बहुत लंबी लंबी है। भाई वो लंबी ही है, ये बस एक शुरुआत है चैप्टर की, इसके अंदर सब टॉपिक्स भी मिलेंगे तुमको। ठीक है, तो अभी जो है तुम इनके नाम पे तो बिल्कुल मत जाना। इंटरफेस मतलब कि दो फेजेस के बीच का जो टाइम होता है वो वाला फेज। ठीक है, इंटरफेस जो है इसको हमने फर्दर 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। वो 3 स्टेजेस क्या है? G1, S और G2 फेज। ठीक है, अब जी से तुम क्या समझते हो? मतलब जी से तुम गेस कर सकते हो जीफा और इसका क्या मतलब हो सकता है। G1 को हम बोलते हैं कैप फेज। कहीं कहीं पे तुम्हें ये जनरेटिव फेज भी लिखा मिल जाएगा, जनरेटिव फेज। ठीक है, और जो तुम्हारा एस फेज है, एस को बोलते हैं सिंथेसिस, सिंथेसिस फेज। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं कि जो हमारी, अच्छा जो तुम्हारी एम फेज है ये भी फर्दर जो है डिवाइड होता है 4 स्टेजेस में, और इसके बाद आता है तुम्हारा साइटोकाइनेसिस। बहुत खोज पोच हो रखा है बट समझ लो अभी के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे हम सबसे पहले वाले से, जो कि है हमारा जी फेज। ये वही है जो मैंने तुम्हें अभी बताया है कि दो फेजेस में डिवाइड होता है, एक इंटरफेज होता है, एक एम फेज होता है।
मैं तुम्हें पहले एक बार सारी समझा दूं, एक बार जैसे हर वीडियो में करते हैं हम, एक टॉपिक को समझा देती हूँ, उसके बाद हम पूरा पढ़ेंगे आगे जो लिखा हुआ है पीपीटी वाला पार्ट वो सब। ठीक है, तो मैंने बताया तुम्हें कि सेल साइकिल जो है, सेल साइकिल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटरफेज और कौन सा है दूसरा पार्ट, एम फेज, यानी कि मियोसिस वाला फेज होता है जिसको हम बोलते हैं। इंटरफेज फर्दर मैंने बताया कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, G1 फेज, एस फेज और तुम्हारा G2 फेज। ठीक है, अब जो तुम्हारा G1 फेज है ये होता है सबसे पहला फेज। इसको ऐसे समझो, तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बी इट नीट की तैयारी कर रहे हो तुम, या फिर सीडीएस या यूपीएससी, लाइक एनीथिंग, किसी भी तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो सबसे पहले तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा, मतलब सपोज आज से 4 महीने बाद तुम्हारा एग्जाम है, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम एग्जाम से 2 दिन पहले ही पढ़ने बैठोगे। अगर तुम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें ये एग्जाम देना है, दैट इज डिसाइडेड, तुमने फॉर्म फिल कर दिया, अब तुम उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना। सबसे पहले तो G1 फेज तुम ये समझ लो कि फॉर्म फिलिंग वाला है, कि सबसे पहले तुम इसका फॉर्म फिल करोगे कि हाँ भाई मुझे प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम देना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए जिसमें मुझे एडमिशन चाहिए। सबसे पहले है ये G1 फेज, जो कि है बिल्कुल एवरीडे नॉर्मल जैसा होता है ना, ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करता है कि पहले मैं देख लूँ, फॉर्म फिल करते हो तो पहले देखते हो ना कि तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अप टू द मार्क है, तुम्हारी जो फोटो सिग्नेचर जो भी डिमांड है फॉर्म की, तुम्हारे पास वो सारी चीजें है, तुम्हारे पास सब कुछ अवेलेबल है। तो G1 फेज भी वही करता है, वो सेल जो है वो चेक करता है कि उसके जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, ऑर्गेनेल्स वगैरह जो है वो सब प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चेक करता है हमारा G1 फेज। फिर आता है हमारा एस फेज। अच्छा, तुमने फॉर्म फिल किया, तो फॉर्म फिल करने के बाद तुम क्या करोगे, तुम सबसे पहले एक सिलेबस देखोगे, ठीक है, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करोगे, ये सब करोगे प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सिंथेसिस। क्योंकि किसी भी एग्जाम में तुम देख लो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि तुम्हें सिलेबस पता हो उस चीज का। अगर तुम्हें सिलेबस ही नहीं पता होगा तो तुम रेंडमली कुछ भी पढ़ने लग जाओगे, जो तो तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम है ना। तो सेल भी बहुत ही इंटेलिजेंट है भाई, तुम्हारी बॉडी का पार्ट है, तो इंटेलिजेंट तो होगा ना तुम्हारे जैसा ही। तो जो सेल है ये भी चेक करता है, ये भी देखता है कि सिलेबस क्या है सिंथेसिस वगैरह शुरू करने से पहले। ठीक है, अब इसको देते हैं, ये क्या करता है फिर अपने सेल जो डीएनए है उसको डुप्लीकेट करना शुरू करता है सिंथेसिस में। ठीक है, अगर सेल ने एक सेट ऑफ क्रोमोसोम से शुरू किया है तो अब उसके पास कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे अब उसके पास। ठीक है, और ये अभी भी सिस्टर क्रोमेटिड्स की तरह अटैच्ड ही रहेगा, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम का पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन वगैरह, वो एक अलग टॉपिक है, वहां नहीं जाएंगे अभी हम। ठीक है, एस फेज में सिंथेसिस हुई तुम्हारी, अब आता है G2 फेज। अब कॉपी करने के बाद G2 फेज में इसको हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन, मतलब सेकेंड गैप फेज, इसको हम बोलेंगे सेकेंड गैप फेज। यहाँ पे क्या करता है सेल, बिल्कुल दोबारा एक डबल चेक तरीके से होता है ये, कि सेल जो है डबल चेक करता है कि सब कुछ ओके चल रहा है या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ है तो अभी भी सेल साइज जो डिवीजन है उसको हम रोक सकते हैं, डिवीजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ एक्चुअल, ये सब एक तरीके से प्रिपरेशन है कि भाई मेरे को ये चीज करनी है, तो उससे पहले मैं देख लूं कि मेरे पास जितने भी मेरे हथियार वगैरह जो कुछ भी है वो बिल्कुल ओके है या नहीं है। पता चले कि मैं तो चल गया लड़ने के लिए, अब मेरे पास तो मेरे जो वो हथियार है वो काम ही नहीं कर रहे हैं, या फिर मैं तो घर बुलाया, टेस्ट थोड़ी चलेगा। तो ये एक चीज है इसमें। अब तुम एग्जाम देने जा रहे हो और पेन ही घर भूल जाओ, क्या करोगे एग्जाम में जाके। तो तुम एग्जाम में जाने से पहले एक बार चेक करते हो ना कि कुछ भूल तो नहीं गए, एक एरर तो नहीं हो, मतलब ये उसी तरीके से है। ठीक है, तो G1 फेज में तुमने क्या करा, फॉर्म वगैरह फिल करा, सारा सब कुछ देखा। एस फेज में तुमने सिलेबस देखा अपना, सिलेबस देख के तुमने तैयारी शुरू करी, और अब आया तुम्हारा ये एग्जाम से पहले वाला दिन। G2 फेज को समझो तो एग्जाम से पहले वाला दिन, जिसमें तुमने सब कुछ डबल चेक करना है कि मेरे पास है या नहीं है। तो सेल भी जो आगे बढ़ने से पहले एक बार डबल चेक कर दे कि मेरे को जो जो चीज चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आता है तुम्हारा एम फेज। एम फेज, अब इसमें क्या होता है, एम का मतलब होता है, ये इसमें कुत्ती है, जो एम फेज है तुम्हारा, इसको हम बोलते हैं, ये होता है तुम्हारा माइट, अच्छा इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है ना, एक माइटोटिक होता है, माइटोटिक, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये है क्या। अब जो माइटोसिस है और जो माइटोटिक है ये स्टेप चीज होती है, और एक होता है तुम्हारा मियोसिस। ठीक है, अब तुम्हें एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे हाँ लिखो, हाँ लिख देती हूँ, एम फेज।
एम फेज में तुम्हारे होते हैं फर्दर 4। ठीक है, अब जो ये 4 हैं इसमें क्या क्या होता होगा तुम्हारा, एक होता है सबसे पहले प्रोफेज, फिर आता है तुम्हारा मेटाफेज, देन कम्स एनाफेज एंड देन कम्स टीलोफेज। अब ये चीजें क्या है, जब तुम्हारा ये पूरा प्रोसेस है कि जो तुम्हारा जो क्रोमोसोम है वो जब डिवाइड होता है तो वो कैसे डिवाइड होता है, ये चीज है इस एमपीस के अंदर। अच्छा, मैं यही बता दूं क्या एक बार और, कि जो माइसोस ये मियोसिस और माइटोटिक का डिवीजन, या चलो छोड़ो इसको ना, अगली बार देखेंगे एक दूसरी वीडियो में, अभी वरना तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाओ, बहुत होश पहुंच जाएगा तुम्हारे लिए। जब प्रोफेज से शुरू करते हैं, इस पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे वो कंडेंस होते हैं, ठीक है, और विजिबल होते हैं, दिखने लग जाते हैं इसमें क्रोमोसोम्स। जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो टूटने लग जाता है तुम्हारा, ब्रेकिंग होती है न्यूक्लियर एनवलप की, ठीक है। और फिर आता है तुम्हारा मेटाफेज। मेटाफेज को तुम एक तरीके से क्या करो, प्लेट है ना, प्लेट में जैसे सजाते हैं, जैसे तुमने सैलेड काटते हो, कोई गेस्ट आते तो तुम प्लेट में सैलेड को बिल्कुल अच्छे से सजा के लेके आते हो ना, तो ऐसे ही जो तुम्हारे यहाँ पे जो वो है क्रोमेटिड्स जो है वो यहाँ पे ऐसे इक्वेटर में बीच में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही से ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, और यहाँ 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 तुम्हारे क्रोमोसोम्स आते हैं। एनाफेज में जो है यहाँ पे सेपरेट होना शुरू करते हैं वो, ठीक है, सेपरेट होते हैं क्रोमेटिड्स, और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उन्हें सेल के ऑपोजिट पोल्स की तरफ पुल कर देते हैं। अब आता है तुम्हारा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है ना वो पोल्स तक बिल्कुल यहाँ यहाँ पहुंच जाते हैं और अनकॉइल होना शुरू हो जाते हैं। न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो साइटोक्रोमोसोम के अराउंड वो फिर से दोबारा यहाँ पे और यहाँ पे जो है बनना शुरू हो जाता है, और फिर होता है तुम्हारा साइटोकाइनेसिस। इसके बाद आता है तुम्हारा साइटोकाइनेसिस। अच्छा, साइटोकाइनेसिस को भी वी कैन ब्रेक डाउन। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो जब तुम्हारा साइटोप्लाज्म ये बना था यहाँ पे इतना, यहाँ पे क्रोमोसोम बन गए हैं तुम्हारे और यहाँ बन गए, तो क्या होगा, यहाँ पे ये ऐसे अंदर की तरफ होना शुरू होगा, और धीरे धीरे आते हुए ये एक सेल बन जाएगा, ये एक सेल बन जाएगा, यहाँ के बॉम्ब्स हैं ये, मेरी ड्राइंग पे मत जाना प्लीज, ठीक है। तो हमारे पास 2 टोटल सेल्स मिलती हैं हमको, समझ में आया? आई नो बहुत ही कंफ्यूज हो गए होगे तुम लोग, अभी मैं तुम्हें एक बार अच्छे से दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ सारा, बिल्कुल 2 मिनट के अंदर। कहाँ करूँ, यहाँ कर देती हूँ मैं एक्सप्लेन। हमने क्या पढ़ा सबसे पहले, कि हमारी सेल साइकिल है, 2 में डिवाइडेड है, एस फेज है, सॉरी एस कह रही हूँ, इंटरफेज है, और है एक एम फेज है। इंटरफेज 3 में डिवाइडेड है, G1 S और G2। इंटरफेज का क्या काम होता है, इंटरफेज का काम होता है कि एग्जाम का पूरा जो प्रिपरेटरी फेज है तुम्हारा वो है तुम्हारा इंटरफेज, ऐसा समझ लो, ठीक है। इंटरफेज में जाएगा सबसे पहले, ओके, हाँ, इंटरफेज में G1 में स्टार्ट होगा। G1 तुम्हारा जो नॉर्मल रूटीन चेकअप है वो है, ठीक है, कि तुम एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले तुम फॉर्म फिल करोगे, तो एग्जाम से पहले तुम फॉर्म फिल करने से पहले एक एक चीज अपनी चेक करोगे, वो है G1। ऐसे तुम्हारा सिंथेसिस, कि भाई अब तुमने फॉर्म फिल कर दिया, अब तुम उसका सिलेबस वगैरह चेक करोगे, ठीक है, कि अच्छा मैं एलिजिबल हूँ फॉर्म फिल करने के लिए, हूँ या नहीं हूँ, ये सब चेक करोगे, तो सिंथेसिस शुरू हो जाएगी यहाँ पे। G2 है, G2 में तुम क्या करोगे, एक डबल चेक करोगे फाइनल एग्जाम से पहले, ठीक है। फाइनल एग्जाम तुम्हारा क्या है, एम है। एम फेज क्या होता है तुम्हारा, मियोसिस होता है। इतना बता देती हूँ, मियोसिस में और माइटोसिस में क्या डिफरेंस होता है। एक तुम्हारा होता है नॉर्मल सोमेटिक सेल्स की डिवीजन के लिए, जिसमें तुम्हारी बनती हैं 2 डॉटर सेल्स। एक जो तुम्हारा होता है वो होता है 6 सेल्स के लिए, जिसमें बनते हैं 4 डॉटर सेल्स, ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद रखो, ठीक है। फिर उसके बाद एम फेज जो आता है तुम्हारा, एम फेज ये तुम्हारा फर्दर 4 में डिवाइड होता है। कौन सा आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टी मैट करके याद कर लो, टी मैट, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है, मैं यहाँ एक्सप्लेन करती तुम्हें। प्रोफेज, एडाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये प्रोफेज है, मेटा है, एना है, टीलो है। प्रोफेज में सबसे पहले क्या होंगे तुम्हारे जो वो है क्रोम, वो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो दिखने शुरू होंगे, कंडेंसेशन होगी यहाँ पे, और जो न्यूक्लियर एनवलप है वो ब्रेक डाउन होगा। मेटाफेज में प्लेट, मेटा को प्लेट से याद रखो तुम, प्लेट पे यहाँ पे इक्वेटर पे क्रोमोसोम जो है वो आ जाएंगे यहाँ पे, ऐसे लगने जाएंगे। एनाफेज में क्या होंगे, वो पोल्स की तरफ मूव करना शुरू होंगे। कैसे ड्रॉ करूँ, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, और
ये ऐसे, ये जो तुम्हारी ये जो है, इनको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स। और ये जो है ये पोल की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। टीलोफेज आएगा, टीलोफेज में पोल्स पे की क्रोमोसोम आ जाएंगे और न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होना शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा आता है तुम्हारा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो ये है साइटोप्लाज्म है, ये ब्रेकडाउन होता है और तुम्हारी दो डॉटर सेल, ऐसे रीड होकर ये दो डॉटर सेल्स जो है वो बन जाती हैं। ये तुम्हारा सेल डिवीजन हुआ कंप्लीट। अब इसको देख लेते हैं एक बार अच्छे से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन में, पूरी जो मैंने पीपीटी बनाई है मेहनत कर इसका। ठीक है, शुरू करते हैं। लेट मी जस्ट गिव दिस ऑन। बताया है द सेल साइकिल कहाँ से शुरू होती है तुम्हारी, द सेल साइकिल ये प्रोसेस है हाउ यूकैरियोटिक सेल्स ग्रो करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, अपने डीएनए को डिवाइड करते हैं। दो मेन पार्ट्स बताए मैंने इसके, कौन कौन से हैं, इंटरफेज है, एम फेज है। सेल ग्रोथ, अच्छा चलो ठीक है आगे बताती हूँ। इंटरफेज में क्या होगा, सेल ग्रो करेगा और डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और एम फेज में सेल डिवीजन होगा। एम फेज तुम्हारा असली रियल एग्जाम है। ठीक है, अगर तुम इसमें पास हो गए तो भाई बन गया तुम्हारा सेल। फिर तुम ट्रेनिंग वगैरह तो कर ही लोगे, है ना। अब इंटरफेज और एम फेज, इंटरफेज सबसे लॉन्गेस्ट है। अगर सेल शायद जो तुम्हारी सेल साइकिल है वो 12 घंटे चलती है, तो कम से कम 8 घंटे तुम्हारा इंटरफेज चलता है और 4 घंटे तुम्हारा मेटा ये एम फेज चलता है। ठीक है, इसमें जीवन फेज में डिवाइडेड है, एस फेज में और जी टू फेज में। जीवन फेज को क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज। इसको जनरेटिव फेज भी लिखा हुआ मिल सकता है तुम्हें कहीं पे, तो कंफ्यूज मत होना उससे। जनरेटिव फेज भी अगर कहीं हो तो वो तुम्हारा जीवन ही है। इसमें सेल ग्रो करता है साइज में, प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनेल्स एसेंशियल फॉर नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, एग्जाम है तुम्हारा, तुम फॉर्म फिल करोगे तो तुम्हें उसकी जो जो असेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए तुम वो कलेक्ट कर रहे हो। ये एक चेक पॉइंट है, चेक करता है कि सेल के पास इनफ और सफिशिएंट एनर्जी है कि वो डीएनए रेप्लिकेशन शुरू कर सके। चेक पॉइंट किस लिए है कि ये चेक करता है कि उसके पास भाई जितना भी एनर्जी वगैरह जो कुछ भी है उसके पास वो इनफ तो है, कहीं वो काम शुरू कर दे और फिर बीच में रोकना पड़ जाए उसको। तो ये चीज। फिर आता है तुम्हारा एस फेज, जिसको हम बोलते हैं क्या, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज यहाँ पे होता है डीएनए रेप्लिकेशन, डुप्लीकेट करता है डीएनए को, इससे 2 या उससे ज्यादा आइडेंटिकल कॉपीज बनती है क्रोमोसोम की। यहाँ पे चेक होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन वो अच्छे से कंप्लीट हुआ, कोई एरर ना हो उसके अंदर, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है। यानी कि तुमने क्या किया, जीवन में तुमने फॉर्म फिल करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करे हैं। फिर एस फेज में तुमने क्या किया, तुमने फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद नीचे लास्ट में लिखा आता है ना कि वेरीफाई करना एक बार दोबारा से, तो वेरीफाई होता है इसमें भी। ये सेल भी तुम्हारे जैसे ही है बिल्कुल। पहले डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, फिर उसके बाद फॉर्म फिल करेगा। फॉर्म फिल करने सबमिट करने से पहले वो करेगा वेरीफाई। फिर इसने भी वेरीफाई किया। फिर आता है जी टू फेज, क्वालिटी कंट्रोल फेज, तो इसको जनरेटिव फेज 2 बोलते हैं। यहाँ पे सेल कंटिन्यूज टू ग्रो एंड सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स लाइक माइक्रोट्यूबल्स नीडेड इन डिवीजन। यहाँ पे क्या होता है, अब फॉर्म फिल हो गया है, ठीक है। फॉर्म फिल होने के बाद तुम क्या चेक कर रहे हो, सिलेबस। सिलेबस चेक करोगे। सिलेबस में क्या चेक करोगे तुम, कि भाई आगे मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। तुम अपनी तैयारी शुरू करोगे, इसमें प्रिपरेशन फेज है ये तुम्हारा। ठीक है, जी2 में तुम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करोगे कि अच्छा मुझे ये टॉपिक आ सकता है, ये टॉपिक मैं पढ़ लेता हूँ, ये चीज देख लेता हूँ। तुम अपनी प्रिपरेशन करोगे इसमें, और फिर उसके बाद तुम अपनी प्रिपरेशन से एक दिन पहले डबल चेक करोगे सब कुछ कि अच्छा मुझे सब कुछ है मेरे पास या नहीं है। अब आता है तुम्हारा फाइनल एम फेज, सेल डिवीजन, यानी कि द डी डे। ये फाइनल है, इसमें तुम पास हो गए तो मतलब मजे आ गए अब तुम्हें। ठीक है, अब तुम्हें मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा, मनपसंद पोस्ट मिल जाएगी, यू विल बी गुड। एम फेज आता है, इसमें क्या होता है, फाइनल स्टेज है सेल साइकिल की, डिवाइड करेगा और नई डॉटर सेल्स बनाएगी। अब ये इसने जो है जी टू फेज जो है वो पास कर लिया, क्लियर हो गया इसका जी टू फेज। अब यह है एम फेज में। एम फेज में इसने क्या करा, इसकी फाइनल स्टेज होगी। अब एम फेज में आके इसने पहले पड़ाव देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा और लास्ट देखी। क्या है ये तुम्हारे, प्री होता है तुम्हारा, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, फिर जाके तुम्हारी फाइनल ज्वाइनिंग होगी, मेडिकल भी होगा इससे पहले, फिर ज्वाइनिंग होगी। ये स्टेजेस होती है ना, सेम सेल में भी बनता है ना, तो सेल की भी 4 स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेज। ऐसे याद रखना, तुम्हें कभी भूलोगे ही नहीं तुम ये ऐसे। अपनी जैसे प्रिपरेशन जर्नी है ना तुम्हारी, उससे कंपेयर करोगे ना, हमेशा याद रहेगा तुम्हें, कभी भूल ही नहीं सकते तो। अब शुरू करते हैं हम माइटोसिस। सबसे पहला आता है तुम्हारा प्रोफेज। प्रोफेज तो तुम अपने उससे याद कर सकते हो कि प्री आता है, तुम्हें ऐसे भी याद रहेगा, मैंने पीमैट तुम्हें बताया, ये पीमैट से तुम याद रख सकते हो। अगर तुम्हें उससे याद नहीं रहे तो प्रोफेज, प्री, प्री है ये तुम्हारा। प्री में तुम क्या करोगे, एग्जाम देने गए हो, बैठ रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारे क्रोमोसोम्स हैं। सिंथेसिस फेज में डुप्लीकेट तो बन ही गए हैं इनके, डिवाइड तो हो ही चुकी है, ठीक है।
अब तुम्हारा ये प्री का पेपर है भाई, तुमने प्री दे दिया, तुम्हारा प्री हो गया बिल्कुल क्लियर, सेटिंग द स्टेज। प्री क्लियर कर लिया तुमने, इसमें क्या क्या किया तुमने, क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए हैं, दिखने लगे हैं, न्यूक्लियर एनवलप जो है डिसॉल्व हो गया, स्पिंडल फाइबर्स बनने लग गए हैं। ठीक है, अब आता है तुम्हारा मेटाफेज। मेटाफेज क्या है, अब तुम्हारा है मेंस का एग्जाम। मेंस में तुम्हें कैसे सब कुछ अच्छा अच्छा लिखना होता है ना, वैसे ही मेटाफेज में तुम्हें बिल्कुल अच्छे से इसको वो करना पड़ता है, सजा सजा के एक जगह इकट्ठा करना होता है। तो ये जो इक्वेटर पे है तुम्हारे, जो क्रोमोसोम्स आके अलाइन होते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन पे अलाइन होंगे, स्पिंडल फाइबर्स जो है अटैच होते हैं सेंट्रीमियर से। अब तुम्हारा मेंस भी क्लियर हो गया। मेंस के बाद तुम्हारी कौन सी स्टेज आती है, इंटरव्यू स्टेज आती है। इंटरव्यू स्टेज को हम तुम याद कर सकते हो एनाफेज को, कैसे याद करोगे इंटरव्यू से, इंटरव्यू स्टेज है ये तुम्हारी। अच्छा, इंटरव्यू में अगर तुम आंसर्स नहीं देते हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम थोड़े अनपढ़ से हो, लगता है कि तुम कितने अनपढ़ हो, कितने गवार हो, तुम्हें ये क्वेश्चंस भी नहीं आते। अगर इंटरव्यूअर ने पूछ लिया तुम्हारी स्टेट के बारे में या कुछ और तुम्हें नहीं आया, तो वो क्या सोचेगा, कितना अनपढ़ इंसान है ये, है ना। एग्जाम तो क्लियर कर लिया बट कितना अनपढ़ है इसको ये भी नहीं आता। तो एना फेस को तुम याद कर सकते हो इस चीज से, अनपढ़। इंटरव्यू में गए हो और तुमने क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, तो तुम बहुत ही वैसे फील कर रहे हो कि अनपढ़ से हो। इसमें क्या होता है, अभी तक इक्वेटर पे अलाइन थे सारे, अब उन्होंने बोला अब तुम्हारा फाइनल है, अब तुम्हें सेलेक्ट करना है, तो तुम्हें अलग अलग होना ही पड़ेगा भैया। अब तुम्हें डिसाइड, एक एक करके आओ मेरे पास, इंटरव्यू देने एक एक करके जाओगे ना, तो ये एक इधर चला जाएगा, इसका एक इधर आ जाएगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे इंटरव्यू में अलग अलग जाओगे ना, सिंगल सिंगल ग्रुप इंटरव्यू तो होगा नहीं तुम्हारा, सिंगल सिंगल का इंटरव्यू होगा। तो एना फेज में यही है तुम्हारा, बिल्कुल वो दूर दूर हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स आर पुल्ड अपार्ट टू अपोजिट पोल्स बाय स्पिंडल फाइबर्स, और हर जो क्रोमेटिड है कंसिडर्ड एज एन इंडिविजुअल क्रोमोसोम, इंडिविजुअल कंसिडर होगा वो। अब इसके बाद आता है टीलोफेज। अब तो भाई देखो, अब इंटरव्यू दिया होगा कम से कम 1000 बच्चों ने, सिलेक्शन कितनों का होगा, कुछ होगा, कुछ 10 बच्चों का मान लो, तो कैसे होगा। अब जो यहाँ पे इतने हैं इस ग्रुप में, इस मतलब इस शिफ्ट में इतने बच्चों ने एग्जाम दिए इसमें, तो अब इसमें से जो सेलेक्ट हुए होंगे वो अपना अलग एक कोनी बना लेंगे। तो डीलो फेस में भी वही है, ठीक है, एक ग्रुप जो है यहाँ बन गया, एक ग्रुप यहाँ बन गया, ठीक है। अब टीलो फेस के बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है, कंडेंस होने शुरू करते हैं क्रोमेटिड। कंडेंस को तो कैसे याद कर, मेटाप्री जो होता है तुम्हारा प्रोफेज होता है, उसमें भी कंडेंस होने शुरू होते हैं। कंडेंस को याद रखो कि बिल्कुल तैयारी तुम्हारी बिल्कुल ऐसी है कि अब तो दिन रात एक कर देनी है, एक सेकंड वेस्ट ही नहीं कर सकते। तो और डीलो फेज में इंटरव्यू हो गया, अब ठीक है ग्रुप्स भी डिसाइड हो गए, सब कुछ हो गया, अब तुम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। तो वो क्या करते हैं, डीकंडेंस करने लग जाते हैं, सेल्स तुम्हारे डीकंडेंस करते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म हो जाते हैं, टू न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ये तुम्हारी लास्ट फेज होती है, जो होता है तुम्हारा एम फेज के अंदर। अब डीकंडेंस भी हो गए। अब यहाँ से दो स्टेजेस में आएंगे, दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक होते हैं जिनका वही क्लियर हो गया, एक होते हैं जिनका नहीं हुआ। जिनका हो गया क्लियर वो आगे जाएंगे एकेडमी में, जिनका नहीं हुआ क्लियर वो या तो इसी में दोबारा से स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, या फिर कुछ और रास्ता चूज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम ऐसे ही होता है, जो तुम्हारा सेल है वो डिवाइड कर जाएगा, उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर लेगा, और जो अच्छी डॉटर सेल्स होंगी वो तो फर्दर दोबारा से अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगी, नए नए डॉटर्स नए नए दोबारा से डिवाइड करेंगे, एस फेज होगा, फिर उसके अंदर दोबारा से वो एम फेज करेंगे, उनका अपना अलग चलेगा। और जो है तुम्हारे जो नहीं कर पाए डिवाइड, वो क्या होते हैं, वो कोज करते हैं तुम्हारे जेनेटिक प्रॉब्लम्स, जेनेटिक डिजीजेस, इसी वजह से होते हैं वो, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है ना, टर्नर सिंड्रोम है, ये सब होते हैं जेनेटिक डिजीज इसी वजह से। आई होप क्लियर होगा, मैंने बहुत अच्छे से तुम्हारी लाइफ से रिलेट करके समझाया है इसको, क्लियर होना ही चाहिए, ये बुरा वही है। अब देखो यहाँ से शुरू कर लो एक बार फिर से, इंटरफेस है, प्रिपरेशन। इंटरफेस कौन सा फेज होता है, तुम फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, तुम उसके बाद सिलेबस चेक करते हो, फिर तुम प्रिपरेशन करते हो, फाइनल रिवीजन चेक करते हो, वो है तुम्हारा ये। फिर उसके बाद तुम्हारी जिंदगी शुरू हो जाती है एग्जाम्स के उसमें दौर में। पहला तुम एग्जाम देने जाओगे, एम फेज को बोलते हो तुम एग्जाम फेज, एग्जाम देने जाओगे, सबसे पहले प्री होगा तुम्हारा, जो कि है हमारा कौन सा, प्रो फेज। फिर तुम मेंस में बैठोगे, मेंस में तुम्हें सब कुछ अच्छे से लिख के देना होता है, एक एक अच्छे से अपने थॉट्स बिल्कुल रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो मेटा फेज में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल प्लेन पे। फिर उसके बाद आता है एना फेज। भाई अगर तुम इंटरव्यू में जवाब नहीं दोगे अच्छे खासे, तो इंटरव्यूअर तो ये सोचेगा ना कि अनपढ़ है इंसान, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसे ही आ गया ये तो मेंस देके। तो एना फेज इज लाइक अनपढ़, ठीक है। इंटरव्यू में तुम्हें अलग कर दिया जाता है, इंटरव्यू इंडिविजुअल्स का होता है ना, ऐसे। तो पहले तुम कैसे थे, पहले तुम एक साथ थे कि ठीक है सब, फिर इंटरव्यू में भी छट गए लोग, कुछ इधर गए कुछ इधर गए। उसके बाद आता है तुम्हारा टीलो फेज। टीलो फेज इज द फाइनल फेज, कि भाई जिसका क्लियर हुआ वो अपनी दोबारा से जिंदगी शुरू करेंगे, हम नहीं, और जिनका नहीं हुआ वो कुछ और पाथ पकड़ लेंगे अपना।
और साइटोकाइनेसिस बिल्कुल ही रिजल्ट फाइनल डिक्लेयर तो इधर आएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, सेल साइकिल अच्छे से समझ आई होगी। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी कहीं पे डाउट लगता है तो प्लीज या तो मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ लेना, या फिर तुम एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। मैं तुम्हें लिख के दे सकती हूँ, एग्जाम में तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर इस टॉपिक से आता है तो अच्छे से तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे सारे फेजेस कि तुम गलत कर ही नहीं सकते हो। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। भाई अगर शेयर कर दोगे तो लोगों का भला हो जाएगा, ये मत सोचा करो कि नहीं मैं शेयर नहीं करूं, अगर उसने पढ़ लिया तो मुझसे ज्यादा नंबर आ जाएंगे। नहीं भाई, तुम्हारी नॉलेज तुम्हारी है, उसकी नॉलेज उसकी है। तो इफ यू लाइक इट कीप्स, प्लीज डू शेयर दिस। और अगर कुछ डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो देन प्लीज ड्रॉप दैट इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ विच विल बी इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।